हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल फोकस स्टडी। तो आज हम लोग इस वीडियो में सोशलिज्म आइडियोलॉजी के बारे में जानेंगे कि मतलब इस आइडियोलॉजी का मेन एम क्या है, इसमें क्या क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सोशलिज्म को। तो सबसे पहले सोशलिज्म जो है ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला तो हमारे क्लास 11 में एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है सोशलिज्म। फिर ये हमारा जो है ये जो आइडियोलॉजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए हम लोग आज इस सोशलिज्म आइडियोलॉजी को पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं तो आखिरकार हमारा सोशलिज्म आइडियोलॉजी क्या है। तो सोशलिज्म आइडियोलॉजी का मेन आइडिया यह है कि इसमें जो है हमारा जितना प्रोडक्शन रिलेटेड जो आइडिया होगा ना, वो किसके अंदर होगा, हमारे गवर्नमेंट के अंदर होगा। इसे हम लोग अगर एक्सप्लेन करके समझे तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कोई एक मान लीजिए फैक्ट्री चलाता है, तो उसका मेन ऑनर कौन होता है, एक आदमी होता है, ठीक। अब उसके अंदर बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट कौन गेन करता है, वो ऑनर गेन करता है, जो जिसका वो फैक्ट्री होता है और जो उस फैक्ट्री को चलाता है, ठीक। और वर्कर सब क्या है कि उनका एक फिक्स सैलरी होता है, उनको उतना ही मिलेगा। लेकिन इस सोशलिज्म आइडियोलॉजी का मेन ये जो क्या बोलता है, मेन एम जो है वो क्या है कि हम लोग को एक फेयरली सोसाइटी को क्रिएट करना है, जहाँ किसी के बीच में भेदभाव नहीं हो। और इस फेयर और इसका मेन प्रिंसिपल जो है वो क्या है, कलेक्टिव ऑनरशिप। मतलब कि किसी एक चीज पे जो है मतलब एक आदमी का ऑनरशिप नहीं हो, वो ज्यादा पैसा नहीं कमाए, यानी कि हमारी सोसाइटी में सभी इक्वल हो और हमारा जो है सोसाइटी जो है फेयरली सोसाइटी बने। ये इसका मेन जो है, ठीक है। तो ये किस तरीके से होगा, तो और इसका प्रोडक्शन, इसका मेन मतलब इसके मतलब हम लोग का कलेक्टिव ऑनरशिप से मतलब क्या कि प्रोडक्शन पे हमारा जितना प्रोडक्शन करते हैं उस पे कलेक्टिव ऑनरशिप होगा। फिर हम लोग जो गुड एक्सचेंज करते हैं उससे उस पे होगा। तो ये सब पे हमारा जो है कलेक्टिव ऑनरशिप होगा, ठीक। तो इसका मेन एम क्या है, ये जो हमारा करने का मेन एम है कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, किसी एक से चीज का हम लोग जो है बहुत सारे लोगों में कलेक्टिव ऑनरशिप कर रहे हैं। और मतलब एक यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि एक फेयरली सोसाइटी क्रिएट करना चाह रहे हैं, इक्वल सोसाइटी। तो इसका मेन एम यह है कि रिसोर्सेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ वे दैट बेनिफिट्स एवरीवन। तो रिसोर्स को इस तरीके से बांटना है कि सभी लोगों तक रिसोर्स पहुंचे, किसी मतलब गिने चुने पीपुल के बीच में नहीं सीमित रह जाए और कुछ गिने चुने पीपुल जो है इसका फायदा नहीं उठा पाए। मतलब कि रेदर यहाँ क्या है, रिसोर्सेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ वे दैट बेनिफिट्स एवरीवन रेदर देन जस्ट अ सिलेक्टेड फ्यू, ठीक। तो मतलब इसका एम यह है कि रिसोर्सेज को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है जो कि हमारे सभी लोगों को फायदा पहुंचे, ना कि किसी गिने चुने को। तो ये आप पॉसिबल कैसे होगा, तो ये पॉसिबल कैसे होगा, अब हम लोग मान लीजिए कि ये हमारा जो है रिसोर्सेज जो है किसी एक आदमी के अंडर में सारा है कि मतलब यही इसको देखेगा, ये करेगा, तो उससे तो नहीं पॉसिबल होगा। क्योंकि वो क्या करेगा, उसे अगर बोला जाएगा कि सभी लोगों में आप इक्वल इक्वल बांटो, तो वो क्या करेगा, वो अपने जितने मतलब अपने लोगों को जितने ज्यादा फायदा पहुंचा सके वो करेगा। तो यहाँ ये आखिरकार ये पॉसिबल कैसे हुआ कि हमारा एक ऐसे बेनिफिट में मतलब इस तरीके से रिसोर्सेज को बांटा जाए क्योंकि हमारे सभी लोगों को फायदा पहुंचाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, गवर्नमेंट को आना होगा, क्योंकि वो भी एक कम्युनिटी, और फिर कोई डेमोक्रेटिक कम्युनिटी को आना होगा। तो अगर वो करेंगी तो उसमें क्या होगा कि बहुत सारे पीपल होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, अब उनका सब अपना अपना होगा। तो उस तरीके से वो क्या होगा कि वो अपने अपने लोगों को ज्यादा फायदा नहीं पड़ेगा, वो सभी को एक नजरों से देखेंगे, एक तरीके से देखेंगे और रिसोर्सेज को जो है वो सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक। तो और फिर इसका मतलब ये जो है, तो इसको और हम लोग कुछ एक्सप्लेन करके जैसे समझते हैं कि जैसे कि मान लीजिए किसी का फैक्ट्री रहता है तो उसको कोई चलाता है, ठीक। अब आप लोग भी देख रहे हैं, किसी का होगा कुछ मान लीजिए बड़ा सा बिजनेस होगा, ठीक। तो उसमें क्या होता है कि मतलब जो ऑनर है उसको ज्यादा बेनिफिट होता है। लेकिन इस आइडिया का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि नहीं, जो हमारा ऑनरशिप है वो कलेक्टिव ऑनरशिप हो, सभी लोग एक जैसा ही मतलब क्या बोलता है फायदा कमाए, ठीक। और हमारा इस आइडिया के अंदर कि मतलब सभी लोग एक साथ है और इक्वल हम लोग को मिले, इक्वल बेनिफिट मिले, ठीक। फिर हमारा इसका तो ये सब तो अब मतलब जो सोशलिज्म को आइडियोलॉजी को देने वाले थे या बताने वाले थे, उस सबने तो ये बोल दिया कि इस तरीके से हमें बांटना है, सोसाइटी को फेयरली सोसाइटी बनाना है, इक्वालिटी देना है सबको। ये ऐसा आखिरकार ये जो हमारा ये सब जो विचार वो कैसे आया, तो पहले के टाइम में हमारे समाज में जो है बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था, अमीर लोग गरीब लोग इस तरीके से बहुत सारा देखा जाता था कि तो मतलब अमीर लोग क्या होते हैं कि और मतलब अमीर हो जाते तो उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज रहते थे। तो और फिर जो हमारे पीपल जो पुअर पीपल वो और पुअर होते जाते थे क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है और उनको रिसोर्सेज अच्छी तरीके से मिल नहीं पा रहा है, वो अच्छी तरीके से कहीं से कमा नहीं पा रहे, मतलब वो फिक्स वेजेस में बंधे हुए रहते थे। तो उन सब चीजों को देख के जो है हमारा ये जो सोशलिज्म है उनकी मन में आया होगा। ये आइडिया जो है ना बहुत पहले से मतलब इमर्ज हुआ है, 18वीं सेंचुरी में इमर्ज हुआ, फिर धीरे धीरे डेवलप किया, फिर इसको और कुछ लोग हैं जो मैं भी बताऊंगा कि डेवलप किए।
तो ये सब इसका मेन जो है मतलब कि हाँ इस तरीके से सोचा गया था, तब ये सब मतलब बताया गया है कि रिसोर्सेज को या हमारा जो प्रोडक्शन को वो एक कलेक्टिव ऑनरशिप में रखना चाहिए। आप लोग को लगता होगा ये तो सिर्फ एक आइडियोलॉजी, इसके कारण आखिर क्या हुआ होगा। इसके कारण हमारा कोल्ड वॉर में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है कि सोशलिज्म को कोई एक कंट्री अपनाई हुई थी और इसके जस्ट अपोजिट वाले आइडियोलॉजी को दूसरी कंट्री अपनाई हुई थी, तो उनके बीच में बहुत ज्यादा समय तक 5-6 साल तक कोल्ड वॉर हुआ था। तो वो आप लोग 12th की बुक में पढ़िएगा, एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर ही आप लोग का ये पॉलिटिकल का, वर्ल्ड पॉलिटिक्स है ना, उसका फर्स्ट चैप्टर ही आप लोग का 12th का। तो उसमें आप लोग पढ़िएगा अच्छी तरीके से कि सोशलिज्म है, फिर उधर दूसरा आइडियोलॉजी है, उसके कारण जो है बीच में कोल्ड वॉर हुआ था। और बहुत सारे कारण थे लेकिन ये भी एक मेन कारण था। तो हमारे जो क्या बोलते हैं थिंकर्स है, उन्होंने ये आइडियोलॉजी को दिया और इस पे मतलब अमल करने के लिए कहा गया। लेकिन इसका फिर जो है आपको पता है कि हर अच्छी चीज के पीछे बुरी चीज भी होती है, तो इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी रहा होगा। तो इसका क्रिटिसिज्म यह था कि जैसे मान लीजिए अब आप ही काम, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि आप लोग मान लीजिए कि स्कूल में अगर स्कूल में छोड़िए, चलिए घर में आप लोगों को बोला जाए कि एक का मतलब काम करना है, ठीक। अब आपको यह लालच दे दिया जाए कि तुम अगर ज्यादा काम करोगे, ज्यादा बढ़िया से काम करोगे तो तुम्हें थोड़ा ज्यादा मिलेगा, कुछ मतलब उसका प्राइस जो है उसको ज्यादा होगा। और वही तरह अब दूसरी तरफ आपको यह बोल दिया जाए कि तुम मतलब यहाँ जितने सारे मतलब ये जो काम दिया गया जितने भी है उनको सब चीज बराबर मिलेगा, या जो भी मिलेगा वो बराबर मिलेगा, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं मिलेगा। तो अब क्या होगा कि अब जब आप जो काम कीजिएगा आपके मन में एक ऐसा मतलब मेंटालिटी बन जाएगा, मुझे मैं करूंगा तो भी बराबर मिलेगा, ऐसे करूंगा तो भी बराबर मिलेगा, तो मैं अपना ज्यादा एफर्ट क्यों पुश करूं, मैं ज्यादा मेहनत क्यों करूं। तो वही इसका क्रिटिसिज्म निकला कि ये इन एफिशिएंट और स्किल्स, मतलब कि ये हमारी जो है ना मतलब जैसे मान लीजिए कि ये हमारी सोचने की क्षमता को कम करेगा। जैसे सभी को बराबर ही मिलेगा तो लोग क्यों सोचेंगे, क्यों ज्यादा एफर्ट लगाएंगे। अभी अपना बिजनेस रहता है, जैसे जो ऑनर रहता है वो हरदम मतलब दिमाग लगाते रहते हैं किस तरीके से ग्रो करना है, किस तरीके से और इसको आगे लेके जाना है। तो वो क्या है, क्यों करते, क्योंकि उनके पीछे एक रीजन है कि हाँ हम करेंगे तो हम ही को फायदा होगा और किसी को फायदा नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ करे कोई भी, सबको फायदा बराबर ही होगा। ये इसका क्रिटिसिज्म निकला कि अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो ये हम लोग को देखने को मिल सकता है कि हमारा इकोनॉमी डाउन हो जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन हो जाए, फिर सभी सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगा। इस आइडियोलॉजी का ये क्रिटिसिज्म निकला। अब इस क्रिटिसिज्म के बावजूद ये जो है ये आइडियोलॉजी जो हमारे युवाओं में अभी भी लोकप्रिय है, जो कि अभी भी हम लोग का क्या बोलता है नेचर के बारे में सोचते हैं, सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। वो मतलब इसके एक क्या बोलता है ये सोचते हैं कि इस आइडियोलॉजी का और किस तरीके से सुधार किया जा सके, सभी चीजों में नहीं तो कुछ चीजों में ही सही, ठीक। फिर ये जो हमारा है ना, अब ये आइडियोलॉजी पता नहीं है कि बेसिकली कौन कहता है, इसमें बहुत सारे लोग जुड़े, आप लोग नाम निकालने देखिए बहुत सारा नाम है। लेकिन इसका जो मेन तो नहीं, लेकिन हाँ मैंने ऐसे लिख दिया, एक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंगेल्स। आप लोगों ने फ्रेडरिच सोलियो पढ़ा हुआ या फ्रेडरिच एंगेल्स, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो लेकिन देख लीजिएगा आप लोग। तो उन्होंने साथ मिलकर एक मैनिफेस्टो लिखा था, क्योंकि हमारा था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो विच वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1848। जो कि हमारा पहली बार कब पब्लिश हुआ था, 1848 में। इस मैनिफेस्टो में बेसिकली एक ये डॉक्यूमेंट टाइप का था जिसमें बताया गया था कि हाँ इस आइडियोलॉजी की जो कम्युनिस्ट, अब मैंने आप लोगों ने जैसे गौर किया होगा क्वेश्चन पूछने वाली बात है कि आपने यहाँ कम्युनिस्ट लिखा, तो कम्युनिस्ट तो दूसरा आइडियोलॉजी है, तो यहाँ हम लोग तो सोशलिज्म पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों ने यहाँ कम्युनिस्ट क्यों लाया। तो कम्युनिज्म का सीधा ही है कि इस आइडिया के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं कि हर पीपुल को इक्वल राइट देने की बात करते हैं। और यहाँ भी हम लोग वही कर रहे हैं कि फेयर इंग्लिश सोसाइटी कैसे क्रिएट होगा, तो सभी लोगों को इक्वल राइट देके और इक्वल मतलब लाइफ देके होगा। तो यहाँ इसलिए ये लिखा मैंने कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंगेल्स जो है एक साथ मिलके कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को लिखे थे, जो कि हमारा फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1848 में। और इस डॉक्यूमेंट में कम्युनिज्म के बारे में लिखा हुआ था कि किस तरीके से इसको मतलब करना है। तो ये सब हम लोगों का जो सोशलिज्म है, अब मैं एक बार इसको समअप करता हूँ। तो इसका आइडिया क्या है कि हमारा जितना प्रोडक्शन रिलेटेड डिसीजन और जो एक्सचेंज है फिर गुड्स का, ये सब जो डिसीजन होगा वो क्या होना चाहिए, कलेक्टिव ऑनरशिप होना चाहिए इसका। किसी एक पीपुल के अंडर में इसका ऑनरशिप नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग किसी एक के हाथ में दे देते तो वो रिसोर्सेज को मतलब अपनी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और सबके हाथ में रहेगा तो एक सिस्टम बना रहेगा, तो सभी को इक्वल रिसोर्सेज मिलेगा। और इक्वल रिसोर्सेज मिलेगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, हमारे सोसाइटी में हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इनडायरेक्टली आप लोग भी इन्वॉल्व है इसमें। तो क्या फर्क पड़ेगा कि अगर आप लोगों को रिसोर्स मिल रहा है ठीक ठाक, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि आपका जो बेसिक नीड्स है लाइफ को जीने के लिए वो मतलब फुलफिल होगा, जिससे कि हम लोग का सोसाइटी खुश होगा और एक इक्वालिटी आएगी, ठीक। जैसे कि मान लीजिए कि इक्वालिटी आएगी तो इससे क्या सुधार होगा। अब मान लीजिए कि
जैसे लोग पहले के जमाने में आप लोग सीरियल में बहुत अगर देखते होंगे, देखा कि किसी अमीर आदमी किस तरह से गरीब आदमी को बोल, तो वो क्या है कि अगर उसके पास भी रिसोर्स रहेगा तो उसको भी पलट के जवाब देने का उसके पास रहेगा। तो ये इसका आइडिया हो गया। फिर मतलब तो यही था कि मतलब हमारे जो बेसिक नीड्स है लाइफ को जीने के लिए, उसमें ये मतलब क्या बोलता है, इस आइडियोलॉजी का यही मकसद है कि हर पीपुल को जीने का अधिकार है और अच्छे मतलब जो उनके जीने के अधिकार के लिए जो बेसिक नीड्स है कम से कम वो पूरी कर दी जाए। और एक के पास एकदम भरा पड़ा है, एक के पास एकदम कुछ नहीं है, वैसा नहीं करना है। वही हमारा इस आइडियोलॉजी का है। फिर इसका क्रिटिसिज्म क्या निकला कि अगर हम लोग ऐसा कर देंगे तो जो ऑनर है, मान लीजिए मतलब वो नहीं होता है कि जिसका सामान ज्यादा है, मतलब जिसका सामान है वो उसी का हिफाजत वो उतनी अच्छी तरीके से कर सकता है। तो वही है यहाँ कि अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा तो आप ज्यादा एफर्ट लगाइएगा, अगर आपको इक्वल प्रॉफिट होगा तो आप क्यों ही फालतू का अपना दिमाग खर्च कीजिएगा। तो उससे क्या होगा, हमारा डेवलपमेंट रुकेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन होगा, वो सब है। फिर इसमें कुछ चेंजेस मतलब कुछ लिखा गया था मैनिफेस्टो में, वो कौन लिखे थे, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। तो इसका कंक्लूजन आखिरकार क्या निकलता है, तो सोशलिज्म का कंक्लूजन ये है कि सोशलिज्म एक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि चाहता है कि एक बहुत ज्यादा इक्वल और फेयर सोसाइटी क्रिएट करना इस वर्ल्ड में, ये सोशलिज्म का है। सोशलिज्म को अपनाने वाले एक दो देश बताता हूँ, जैसे कि मैं आप लोगों को उस टाइम पे यूएसएसआर था, मतलब यूएसएसआर तो अभी टूट चुका है बहुत सारे देशों में। फिर क्यूबा था, क्यूबा ये सब शायद 19वीं सेंचुरी में थे, हाँ क्यूबा था। फिर चाइना था, फिर हमारा यूएसएसआर था। ये सब जो सोशलिज्म को अपनाए थे, जिसके कारण यूएसएसआर में सोशलिज्म को अपनाने के कारण कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ भी डाउन हुआ था, शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो ये सब हुआ था और ये क्रिटिसिज्म में भी इसका ही एग्जाम्पल दिया गया था कि किस तरीके से यूएसएसआर ने अपनाया तो उसको फॉल डाउन फेस करना पड़ा। तो ये मतलब उतनी अच्छी आइडियोलॉजी नहीं है। अच्छा, आप लोगों को तो ये पता है कि मतलब हर एक चीज का अपोजिट फेस तो होता ही है। तो आखिरकार सोशलिज्म का अपोजिट फेस क्या है, सोचिए। अगर आप लोगों को पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ। सोशलिज्म का अपोजिट जो आइडियोलॉजी है वो है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म क्या मतलब बेसिक आइडिया या क्या ऑब्जेक्टिव है उसका, कि जितना भी प्रोडक्शन रिलेटेड जो डिसीजन होगा ना वो किसके हाथ में होगा, वो जनरल पब्लिक के हाथ में। जस्ट इसका अपोजिट कि किसी एक के हाथ में होगा, एक पब्लिक के हाथ में होगा। और इसमें क्या कि एक नहीं, एक कम्युनिटी हो या मतलब कम्युनिटी तो गवर्नमेंट हो या डेमोक्रेटिक कम्युनिटी हो, उनके अंदर में होगा। तो ये दोनों जस्ट कॉन्ट्रास्टिंग है और इसी के कारण जो है कोल्ड वार भी, मतलब कोल्ड वार में बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिला था इस आइडियोलॉजी के कारण। दोनों सोशलिज्म और कैपिटलिज्म को आप लोग पूरा पढ़िएगा। तो ये पूरा मैंने आप लोग को सोशलिज्म समझाया। अगर आप लोग को ये अच्छा लगा या अगर आप लोग को लगता है कि इसमें हाँ कुछ चीजें छूट गई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर मुझसे होगा तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। अगली वीडियो में हम लोग किसी और आइडियोलॉजी को पढ़ेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोग को ये ज्यादा मतलब समझ में आया या जहाँ आप लोग को लगता है कि हाँ ये छूट गया या मैंने इसे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया, तो कॉमेंट में जरूर बताएं। हम लोगों से जहां तक होगा हम लोग इसका आंसर देंगे या अगली वीडियो में आप लोग को बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सोशलिज्म जो आइडियोलॉजी है ये आप लोग को पूरा समझ में आया। अगर आप लोग को ये समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और आप लोग को जो प्रॉब्लम आता है वो कमेंट करें और हमारे चैनल फोकस स्टडीज को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।